डियर स्टूडेंट्स, पिछले फोर्थ चैप्टर में आपने जो है पढ़ा था मांग की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ डिमांड। फोर्थ चैप्टर आपका पूरा हो गया। उसके बाद जो है मांग की लॉज थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको पढ़ा था। और अब जो है आपके अगला जो चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर, वो है पूर्ति की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ द सप्लाई। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, पूर्ति को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, तो जैसे मांग होती है, मांग का अर्थ हमने पढ़ा था। मांग का मतलब क्या होगा कि मांग के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है। मांग कौन करता है? पहली बात, मांग करता है उपभोक्ता। ठीक है, और उपभोक्ता अगर किसी चीज़ की मांग करे तो उसके लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है। क्या चीज़ हमने पढ़ा था? क्या क्या होना चाहिए? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा इच्छा को पूर्ण करने के साधन, और तीसरा साधनों को व्यय करने की तत्परता। तीनों चीज़ें होगी तो उपभोक्ता मांग करेगा, यानी उसको मांग बोलेंगे। तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो वो मांग नहीं कहलाएगी। तो मांग कौन करेगा? मांग करता है उपभोक्ता। अब जब मांग करेगा तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति भी होगी। वस्तु बनाएंगे तो वस्तु की पूर्ति कौन करेगा? उत्पादक करेगा, फर्में करेगी जो वस्तुएं बनाती है। ठीक है, तो मांग करेगा उपभोक्ता, तो जो चीज़ की मांग होगी उस चीज़ की पूर्ति भी होगी, सप्लाई भी होगी। जैसे कारों की मांग है तो कारों की पूर्ति होगी, जैसे पेन की मांग है तो पेन की पूर्ति होगी, कॉपी की मांग है तो जिस देश में मांग जिसके अनुसार मांग होती तो मांग के अनुसार पूर्ति होती। ठीक है, अर्थशास्त्र में एक देश की अर्थव्यवस्था में मांग का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसीलिए जो है उपभोक्ता, मांग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा, और इसीलिए उपभोक्ता को बिना मुकुट का राजा कहा जाता है। कारण क्या है कि जिस चीज़ की मांग होगी फर्में उसी चीज़ की पूर्ति करेगी। स्वाभाविक रूप से जैसे भारत में कारों की मांग ज़्यादा है तो कारों की पूरी सप्लाई ज़्यादा होगी, मोटरसाइकिल की मांग ज़्यादा है तो मोटरसाइकिल की सप्लाई होगी, गेहूँ की मांग ज़्यादा है तो गेहूँ की सप्लाई होगी। तो जिस चीज़ की मांग की जाएगी उसी चीज़ की पूर्ति की जाएगी। तो पहली चीज तो आपको ये जानना चाहिए जरूरी है कि पूर्तिकर्ता कौन है? पूर्तिकर्ता है उत्पादक, यानी उत्पादक जो उत्पादन करता है, या हम कह सकते हैं फर्में जो है वस्तु की पूर्ति करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ति क्या होती है। पूर्ति का जो अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। पूर्ति कहेंगे किसको? ठीक है, देखिए किसी वस्तु की पूर्ति का मतलब है, एक जब देखते हैं प्रतिदिन सैकड़ों वस्तुएं बनती हैं, कई तरह की वस्तुएं एक देश में अंदर उत्पादित होती है, लेकिन वो सारी पूर्ति नहीं है। पूर्ति का मतलब वो है जो विक्रय के लिए तैयार है, विक्रय के लिए यानी बेचने के लिए तैयार है। कुछ वस्तुएं जैसे अधूरी बनती है तो वो विक्रय के लिए तैयार नहीं होती। तो फर्में जो है एक निश्चित समय में, पूर्ति के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक है निश्चित समय, दूसरी है कीमत। ठीक है, पूर्ति के लिए दो चीजों का होना चाहिए जरूरी है। निश्चित समय, जैसे अभी क्या है कि आज की तारीख में, अभी वर्तमान में कितनी पूर्ति है, इसका मतलब वर्तमान में निश्चित समय पर वस्तु कितनी विक्रय के लिए तैयार है। और दूसरी बात कीमत, कीमत से पूर्ति निर्धारित होती है। जैसे मांग भी कीमत से निर्धारित होती है, वैसे ही कीमत से पूर्ति निर्धारित होती है। ठीक है, तो कीमत यानी 5 रुपए कीमत पर कितनी वस्तुएं विक्रय के लिए तैयार है, कितने बिस्किट के पैकेट विक्रय के लिए तैयार है। तो प्राइस है 5 रुपए और सप्लाई कितनी है? 5 रुपए में अगर वो उत्पादक करता 10 बिस्किट के बेचना चाहता है, ठीक है, तो इसका मतलब एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में एक विक्रेता या एक उत्पादक जितनी वस्तु की पूर्ति या विक्रय के लिए तैयार होता है वो उसकी पूर्ति कहलाएगी। तो सिंपल भाषा में पूर्ति का अर्थ क्या हो गया कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है, क्या रखना, उस मात्रा से है जिसे एक विक्रेता एक निश्चित अवधि में यानी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर, वो चीजें हो गई ना, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर विक्रय यानी बेचने के लिए तैयार होता है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि पूर्ति का सिंपल सा अर्थ क्या हो गया कि पूर्ति का मतलब हो गया कि वस्तु की उस मात्रा से है,
कितनी क्वांटिटी वो बेचता है, 5 बेचे, 10 बेचे, एक बोरी बेचे, 5 बोरी बेचे, तो उस मात्रा से है जो एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर एक विक्रेता या एक उत्पादक बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो कीमत फिक्स है, कीमत निश्चित कीमत पर, जैसे 5 रुपए कीमत पर या 20 रुपए किलो गेहूं है, तो एक विक्रेता चाहेगा मैं 4 बोरी गेहूं बेचूं। अगर कीमत 25 रुपए हो तो वो कहता है मैं 10 बोरी गेहूं बेचूंगा। अगर कीमत 30 रुपए हो, यानी हम पढ़ेंगे आगे कि किसी वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है, क्योंकि एक उत्पादक चाहेगा कि जितनी ज़्यादा कीमत होगी उतनी ज़्यादा मात्रा बेचे ताकि उसको अधिक लाभ हो। समझ में आई? ये सीधा संबंध होगा, आगे पढ़ेंगे पूर्ति का नियम क्या है। तो एक विक्रेता, जैसे उसके पास कई बोरी गेहूं है, लेकिन वो कितनी विक्रय के लिए तैयार है, वो सारी गेहूं जो है स्टॉक कहलाएगा। अगर उसके पास 100 बोरी गेहूं है तो 100 बोरी पूर्ति नहीं है, 100 बोरी क्या है, स्टॉक है। 100 बोरी पूरी बेचने के लिए तैयार नहीं है वो। अब वो कीमत से पर निर्भर करेगा कि आज की तारीख में अगर 20 रुपए किलो गेहूं के भाव है तो वो 4 बोरी गेहूं बेचेगा। अगर कीमत बढ़ के 25 रुपए किलो हो जाए तो वो 10 बोरी गेहूं बेचेगा। और अगर कीमत 30 रुपए किलो हो जाए तो पूरी 100 बोरी बेचने के लिए तैयार है। बात समझ आई? तो इसका मतलब हो गया कि समय भी निश्चित है कि आज की तारीख में, यानी जिस तारीख में पूर्ति की जाती है उसी निश्चित समय पर पूर्ति को देखा जाता है। तो समय, निश्चित समय में निश्चित कीमत पर, कि 20 रुपए कीमत पर 20 रुपए किलो गेहूं के भाव पर वो जो है एक उत्पादक 4 बोरी गेहूं बेचता है, तो ये 4 बोरी क्या है, वस्तु की पूर्ति। ठीक है, तो पूर्ति और स्टॉक में फर्क होता है। स्टॉक तो जितनी वस्तु बनी हुई तैयार है, लेकिन वो सारी पूर्ति नहीं है। आगे पढ़ेंगे स्टॉक और पूर्ति में फर्क क्या होता है। लेकिन निश्चित कीमत पर निश्चित समय में एक उपभोक्ता जितनी वस्तुएं विक्रय करने के लिए तैयार है या जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है वो क्या कहलाएगा, वो उस वस्तु की पूर्ति कहलाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा होगी, पूर्ति का मतलब क्या हो गया कि पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है या उस मात्रा को कहते हैं जिसे एक विक्रेता, यानी एक बेचने वाला, एक उपभोक्ता, उत्पादक कह सकते हो, एक विक्रेता एक निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो 4 शब्द आ गए, कौन से? वह मात्रा जिसे एक उत्पादक या एक विक्रेता निश्चित कीमत पर और निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है, वो उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है। ठीक है, अब सामान्यतः कुछ लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में स्टॉक और पूर्ति को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में स्टॉक और पूर्ति में फर्क होता है। स्टॉक व पूर्ति में अंतर। स्टॉक को पूर्ति नहीं कहा जाएगा। मैंने बताया था कि अगर उसको पता है तो उसके, हालांकि उसके पास 100 बोरी गेहूं है, लेकिन सारी की सारी पूर्ति नहीं करेगा वो। 100 बोरी में से वो कह रहा है कि भाई अगर 20 रुपए किलो के भाव हैं तो वो मात्र 5 बोरी गेहूं बेचना चाहेगा। तो जितनी विक्रय के लिए तैयार होगी, ये तो स्टॉक है उसके पास, 100 बोरी गेहूं है, लेकिन विक्रय के लिए कितनी तैयार है, केवल 5 बोरी। तो पूर्ति क्या कहलाएगी, केवल 5 बोरी ही पूर्ति होगी। इसका मतलब पूर्ति और स्टॉक में सामान्यतः ये माना जाता है कि फर्म, एक कंपनी के पास, एक फर्म के पास या एक उत्पादक के पास जितना स्टॉक है वो उसकी सारी की सारी सप्लाई करता है। नहीं, अर्थशास्त्र में स्टॉक और पूर्ति में अंतर होता है। ठीक है, क्या भेद है कि पूर्ति, अब इसमें से ज्यादा क्या होगी, पूर्ति है या स्टॉक है? पूर्ति स्टॉक का वह भाग होती है। सिंपल सा अर्थ क्या होगा, अंतर क्या होगा, पूर्ति किसका भाग होती है, स्टॉक का वह भाग होती है, वह भाग होती है स्टॉक का वह भाग होती है जिसे उत्पादक विक्रय के लिए तैयार रखता है, विक्रय के लिए बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो स्टॉक पूर्ति का भाग है, पूर्ति स्टॉक का एक भाग है। पूर्ति स्टॉक का एक भाग, तो पूर्ति स्टॉक का वह एक भाग होती है जिसे उपभोक्ता या उत्पादक जो है या विक्रेता
बेचने के लिए तत्पर होता है, बेचने के लिए तैयार होता है। तो मैंने उदाहरण दिया ना कि 100 बोरी गेहूं है उत्पादक के पास या विक्रेता के पास, लेकिन वो अगर कीमत ये है तो वो केवल इतनी बेचने के लिए तैयार है, तो पूर्ति क्या होगी? केवल 5 बोरी। एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के पास माना कि 100 मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन अगर बाजार में कीमत 50,000 रुपये है तो वो केवल 100 में से 20 मोटरसाइकिल ही बेचना चाहेगा, 80 को स्टॉक रखेगा, 80 नहीं बेचेगा क्योंकि उसको लाभ कम हो रहा है। अगर कीमत बढ़े 50,000 से 52,000 हो जाए तो चाहे तो वो 30 मोटरसाइकिलें 50 मोटरसाइकिलें बेच सकता है। तो स्टॉक तो उसके पास 100 मोटरसाइकिल का है, लेकिन विक्रय के लिए कितने तैयार है? अगर 50,000 कीमत है तो 20 मोटरसाइकिल बेचना चाहेगा। अगर 52,000 कीमत हो जाए तो वो 50 मोटरसाइकिल बेच सकता है, और अगर 55,000 कीमत हो जाए तो वो 100 मोटरसाइकिलें विक्रय के लिए तैयार है। तो पूर्ति होती क्या है? पूर्ति और स्टॉक में सिंपल सा अर्थ क्या है? पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे एक उत्पादक विक्रय के लिए या बेचने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। ठीक है, तो पूर्ति स्टॉक का एक भाग होता है। अगर जैसे ये उदाहरण दे सकते हो आप, एक उत्पादक के पास 100 बोरी गेहूं है, लेकिन एक निश्चित कीमत पर वो इतनी विक्रय के लिए तैयार रखता है या तत्पर होता है, तो वो इसका पूर्ति कहलाता है। ठीक है, तो या इस पर ये उदाहरण दे सकते हो, मोटरसाइकिल का उदाहरण दे सकते हो, या आप एक टीन विक्रेता कह सकते हो कि एक जो तेल उत्पादक है, तेल की एक फैक्ट्री है जहाँ तेल बनता है, तो अगर उसके पास 100 टीन तेल उपलब्ध है, ठीक है, 100 टीन तेल का उत्पादन वो करती है एक दिन में या एक महीने में या 2 दिन में, तो अगर वो 100 टीन तेल तैयार करती है तो वो 100 टीन पूरा का पूरा क्या होगा? स्टॉक। अगर वो एक दिन में या एक महीने में 100 पीपे तेल के बनाती है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? स्टॉक। लेकिन उसमें से वह विक्रय के लिए कितना तैयार होगा? यदि एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर यदि वह बाजार में केवल 80 टीन ही उपलब्ध करवाता है, कि आज की तारीख में उसे निश्चित कीमत पर भी 1500 रुपये टीन की कीमत है, तो वो केवल बाजार में 80 टीन ही उपलब्ध करवाता है विक्रय के लिए, क्योंकि कीमत ही है। तो निश्चित कीमत पर निश्चित समय में अगर वो बाजार में विक्रय के लिए जितनी मात्रा उपलब्ध करवाता है वो उसकी क्या कहलाएगा? पूर्ति कहलाएगा। ठीक है, तो यदि एक निश्चित समय में वह केवल 80 टीन बाजार भाव पर बेचने के लिए तैयार है, बाजार भाव यानी बाजार कीमत पर बेचने के लिए तैयार है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वही 80 टीन की क्या है उसकी पूर्ति। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर हो गया? पूर्ति स्टॉक का वह भाग होती है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए एक निश्चित अवधि में तत्पर होता है या तैयार। सिंपल सी बात आ गई ना। पूर्ति और स्टॉक में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड द स्टॉक। पूर्ति और सप्लाई में क्या अंतर है? पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? तो इसका मुख्य अंतर क्या है? पूर्ति स्टॉक का वह भाग होती है जिसे एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में उपभोक्ता बाजार भाव पर विक्रय के लिए तत्पर होता है या तैयार होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूर्ति को और स्टॉक में फर्क। तो पहले पूर्ति की हमने परिभाषा पढ़ी थी और उसके बाद स्टॉक और पूर्ति में अंतर पढ़ा था कि सारा का सारा स्टॉक होता है, लेकिन उससे जो विक्रय के लिए निश्चित भाव पर बेचने के लिए तैयार होता है वही उसकी पूर्ति कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पूर्ति की अवधारणा, पूर्ति का अर्थ। अब बात करते हैं, पूर्ति का अर्थ हो गया, अब बात करते हैं अपन पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। तो चल चूंकि हम बताते हैं पूर्ति करता कौन है? उत्पादक करेगा।
ठीक है। तो एक उत्पादक जो वस्तु की पूर्ति करता है तो वो क्या क्या बातों को ध्यान में रख के वस्तु की पूर्ति करेगा, यानी किन किन बातों को ध्यान में रख करके और वस्तु की पूर्ति करेगा, वो पूर्ति को निर्धारित करने वाला तत्व कहलाएंगे। ठीक है। तो पूर्ति को कई बातें या कई तत्व निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। एक समय में पूर्ति को कई तत्व या कई जो है कारक निर्धारित करते हैं। उसमें से जो मुख्य रूप से कुछ कारक ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति को प्रभावित करते हैं, कुछ कारक या तत्व ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे वस्तु की कीमत, ये प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। कीमत जो बढ़ेगी पूर्ति ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष कारक है। और अप्रत्यक्ष कारक जो पूर्ति को कई तरह के और भी कारक, जैसे सरकार की नीति, सरकार क्या चाहती है, सरकार अगर किसी वस्तु को रोकना चाहती है तो उसके लिए नियम बनाए। जिस वस्तु को ज़्यादा सप्लाई कराती है सरकार, उसके लिए नियम सरल बना देगी, उस पर कम कर लगाए। तो ये अप्रत्यक्ष कारक है नहीं। वस्तु पर टैक्स क्या है, ये अप्रत्यक्ष कारक है। तो जो पूर्ति को दो तरह से कारक निर्धारित करते हैं, प्रत्यक्ष कारक और अप्रत्यक्ष। तो हम कौन कौन से कारक पूर्ति को निर्धारित करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत और सरकार की नीतियां, ये सब पूर्ति को निर्धारित करती है। उसमें से कई कारक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पूर्ति को और कई कारक अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से कारक पूर्ति को निर्धारित करते हैं, इसमें से पहला आता है वस्तु की बाजार कीमत। इसका मतलब वस्तु की कीमत ये पूर्ति को सीधा प्रभावित करती है, पूर्ति को सीधा प्रभावित करती है। देखिए मांग के नियम के विपरीत, मांग का नियम क्या है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में कैसा संबंध होगा, विपरीत संबंध। यानी कीमत कम होगी तो उपभोक्ता अधिक मांग करेगा और कीमत अधिक होगी तो उपभोक्ता कम मांग, यानी विपरीत संबंध होता है वस्तु की कीमत और उसकी मांग में। लेकिन वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा। सीधा कैसे कि जो वस्तु की कीमत ज्यादा होगी, एक उत्पादक अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार होगा क्योंकि उसे लाभ अधिक हो रहा। उपभोक्ता का लाभ क्या है, उत्पादक का लाभ क्या है, वस्तु की बाजार कीमत और उसकी उत्पादन लागत। भाई अगर एक बिस्किट को बनाने में 5 रुपए में वो विक्रय करता है, उसकी लागत 3 रुपए आ रही है। बिस्किट बनाने की लागत कितनी आ रही है, 3 रुपए। तो अगर वो 5 रुपए कीमत पर, बाजार कीमत 5 रुपए है, तो उसका लाभ कितना है, 2 रुपए। अब अगर बाजार कीमत 6 होगी तो उसका लाभ कितना होगा, 3 रुपए। अगर उसकी कीमत बाजार कीमत 7 रुपए हो रही है तो उसका लाभ कितना होगा, तो वो अधिक, जो कीमत अधिक बढ़ेगी, अधिक विक्रय के लिए तैयार होगा, ज्यादा मात्रा बेचना चाहेगा। सिंपल बात है ना। तो वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और होती है कि जो वस्तु की कीमत बढ़ेगी वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध। तो वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो पहला जो पूर्ति को निर्धारित करता है वो वस्तु की बाजार कीमत। ठीक है। तो वस्तु की पूर्ति व बाजार कीमत में कैसा संबंध होता है, सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है। सीधा कह दो, पॉजिटिव कह दो, ठीक है, या धनात्मक कह दो। किसी वस्तु की कीमत और उसकी बाजार पूर्ति में कैसा संबंध होता है, सीधा या धनात्मक संबंध होता है। ठीक है। अर्थात जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत अधिक होगी तो वो अधिक पूर्ति एक उत्पादक करेगा। ठीक है। तो उत्पादक अधिक ऊंची कीमत पर वस्तु को बेचना चाहेगा। ठीक है। तो उत्पादक, क्योंकि जितनी ऊंची कीमत पर बेचेगा उतने उत्पादक का लाभ अधिक होगा, इसलिए ऊंची कीमतों पर पूर्ति भी अधिक होगी और नीची कीमतों पर पूर्ति भी कम होगी। ठीक है। तो उत्पादक
का लाभ क्या है? वस्तु की बाजार कीमत और उत्पादन की लागत, इन दोनों का अंतर ही क्या है? उत्पादक का उत्पादक का लाभ, मैंने उदाहरण बताया ना आपको कि अगर वस्तु की लागत, एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 5 रुपए है और उत्पादन लागत 3 रुपए आ रही है, तो उसका लाभ क्या है? 2। अगर कीमत 6 रुपये हो जाए तो लाभ कितना होगा? 3 रुपये। अगर कीमत 7 रुपये होगा तो लाभ कितना होगा? 4। तो कीमत, वस्तु की कीमत और उत्पादन की लागत का अंतर ही लाभ होता है। तो जो जो ऊंची कीमत पे बेचेगा फर्म को या उत्पादक को अधिक लाभ होगा। इसलिए ऊंची कीमतों पर अधिक पूर्ति करेगा एक उत्पादक और नीची कीमतों पर कम पूर्ति करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि सभी उत्पादक अपने उत्पादन को जानबूझकर यानी ऊंची कीमतों पर अधिक कीमत जो है पूर्ति करने के लिए तैयार है। इसके विपरीत यदि नीची कीमतें हैं तो पूर्ति भी कम है। तो इस प्रकार वस्तु की बाजार कीमत और वस्तु की पूर्ति में कैसा संबंध होता है? सीधा। आगे हम इसको पढ़ेंगे, पूर्ति का नियम। जैसे मांग का नियम था वैसे ही पूर्ति का भी ये नियम। ठीक है, तो पूर्ति को निर्धारित करने वाला पहला तत्व क्या है? वस्तु की बाजार कीमत। नंबर 2, उत्पादन के साधनों की कीमतें। बाजार वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व है उत्पादन के साधनों की कीमत। देखिए आगे ये भी इसमें आगे ध्यान रखना, अगला चैप्टर भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो उत्पादन के अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन माने जाते हैं। उत्पादन के कितने साधन माने जाते हैं? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 5 साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहले भूमि, क्योंकि कोई फैक्ट्री डालेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? क्या जमीन चाहिए। क्या आकाश में उत्पादन करेंगे? हवा में तो उत्पादन नहीं होगा ना। तो उत्पादन का पहला साधन होता है भूमि। दूसरा, उत्पादन का दूसरा साधन होता है पूंजी। बिना पूंजी के उत्पादन हो सकता है? भाई रुपए पैसे मशीनें चाहिए कोई भी वस्तु बनाने के लिए, हाँ, वो पूंजी है। तो उत्पादन का दूसरा साधन पूंजी। उत्पादन का तीसरा साधन होता है श्रम। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर। उत्पादन के साथ में कौन कौन से साधन होते हैं? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा साहस और 5वां प्रबंध। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5। भूमि, कोई भी फैक्ट्री डालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन। ठीक है, कोई भी छोटी सी माचिस की फैक्ट्री डालो चाहे कार बनाने की फैक्ट्री डालो, सबसे पहले क्या चाहिए? बिना भूमि के उत्पादन नहीं। दूसरा पूंजी, हमने श्रमिकों को खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। बिना पूंजी के उत्पादन संभव है क्या? तीसरा श्रम, श्रम यानी श्रमिक, बिना श्रमिकों के उत्पादन संभव है क्या? नहीं, मजदूर तो चाहिए ना कोई भी फैक्ट्री में डालने के लिए, चलाने के लिए। चौथा साहस, साहस क्या है? जो जोखिम उठाता है, जो पैसा खर्च करता है, खुद काम नहीं करता, उसका पैसा उसका होता है। और प्रबंध क्या है? इन चारों साधनों का प्रयोग करके और जो उत्पादन अकाउंट में या बिजनेस में ये दोनों साधन एक ही माना जाता है। इन दोनों को एक ही माना जाता है, यानी जो जोखिम उठाता है वही उसी का वही मैनेजमेंट में प्रबंधक ही वही। लेकिन अर्थशास्त्र में साहस और प्रबंधन अलग अलग होता है। तो साहस को पैसा लगाने के बदले क्या प्राप्त होगा? लाभ या हानि। जबकि प्रबंध को पैसा लगाने के लिए क्या होगा? क्या मिलेगा? बात समझ में आई ना? मैनेजमेंट करता है कि कितनी जमीन चाहिए, कितने श्रमिक लगाना है, कितनी मशीनें खरीदनी है, कच्चा माल कितना लगाना है, ये सब कौन देखता है? प्रबंधक का क्या होता है? दिमाग। जबकि राशि का क्या होता है? पूंजी उसकी होती है, पैसा उसका होता है। समझ में आई ना? तो अर्थशास्त्र में साहस और प्रबंध को अलग अलग रखा। अकाउंट में या बिजनेस में जो है दोनों को एक ही माना जाता है। क्या कहेंगे उसको सामान्य भाषा में? बिजनेस में क्या करते हैं उसको?
प्रबंधक कहते हैं। बिजनेस में प्रबंधक की पैसा ही उसी का है। लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन के कितने साधन माने जाते हैं? 5 साधन। अब इन साधनों को उत्पादन करने के बदले कोई न कोई प्रतिफल प्राप्त होता है। भाई उत्पादन करने में वो भाग लेगा उत्पादन क्रिया में, तो उसके बदले उन्हें कोई न कोई प्रतिफल प्राप्त होगा। क्या भूमि का प्रतिफल क्या होगा? लगान या किराया। भाई जो जमीन आप ले रहे हो तो लगान या फिर किराया प्राप्त होगा। तो फैक्ट्री आप ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, तो उसके बदले उससे क्या मिलेगा? प्रतिफल, किराया। पूंजी का प्रतिफल क्या होगा? ब्याज। पूंजी कहीं से लेकर आओगे तो उसके बदले आप दूसरों की जमीन पूंजी काम ले रहे हो तो उसके बदले क्या मिलेगा? उससे प्रतिफल, ब्याज। श्रमिक का प्रतिफल क्या होगा? श्रम का प्रतिफल क्या होगा? मजदूरी। एक श्रमिक जो फैक्ट्री में काम करेगा या कोई न कोई उत्पादन करने में क्रिया में भाग लेगा तो उसके बदले श्रमिक का प्रतिफल क्या होगा? मजदूरी। श्रमिक का पारिश्रमिक क्या होगा? मजदूरी। साहस का पारिश्रमिक क्या होगा? लाभ या हानि। उसे लाभ भी हो सकता है या, क्योंकि अन्य साधनों को चुकाने के बाद जो बच जाएगा तब तो लाभ हो जाएगा, और नहीं है तो फिर उसको क्या मिलेगा? हानि भी हो सकती है। तो पैसा उसका है, बाकी चीजें नहीं। ठीक है। और प्रबंध का जो है पारिश्रमिक क्या मिलेगा उसे? तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। इन साधनों में उत्पादन क्रिया में भाग लेने के बदले उनको कोई न कोई प्रतिफल या पारिश्रमिक प्राप्त होगा। तो ये पारिश्रमिक क्या होगा? भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लगान। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी। एक श्रमिक काम करेगा तो उसको बदले से क्या मिलेगी? मजदूरी। साहस का पारिश्रमिक क्या है? जो साहसी जो पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसका प्रतिफल क्या होगा? लाभ। और प्रबंध का प्रतिफल क्या होगा? तो उत्पादन क्रिया में ये 5 साधन मिलकर के उत्पादन करते हैं। तो अगर उत्पादन के साधनों की कीमतें अधिक होगी, जैसे भूमि का किराया अधिक है, माने ये जमीन 2 लाख में मिल जाती है और किराया बढ़ करके 2.5 लाख हो गया, तो उसका मतलब सीधा बोझ किस पर पड़ेगा? उत्पादन पर पड़ेगा। पूंजी में अगर ऊंची दरों पर ब्याज मिलता है बाजार में, अगर कोई व्यक्ति उधार लेकर ब्याज की दर ऊंची है तो इसका मतलब उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। हाँ, श्रमिक मजदूरी बढ़ गई। 100 रुपये जो श्रमिक मजदूरी 100 रुपये थी, अब वो 150 रुपये रोज के ले रहा है, तो उसका मतलब लागत, उत्पादन की लागत अधिक आ गई, वस्तु बनाने में अधिक लागत आ गई। साथ ही ये जो बच जाएगा इन सब के अलावा, और प्रबंधक का वेतन, प्रबंधक का 10,000 रुपये महीने लेता था, वो 18,000 ले रहा है। तो अगर उत्पादन के साधनों की कीमतें अधिक होगी, इसका मतलब उत्पादन की लागत भी अधिक आएगी, और उत्पादन की लागत अधिक आएगी तो पूर्ति क्या होगी? कम होगी। अगर बिस्किट का पैकेट 5 रुपये में लागत आ रही है, 4 रुपये लागत आ रही है, अगर उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ जाए, भूमि का किराया बढ़ गया, पूंजी का ब्याज बढ़ गया, या श्रमिक की मजदूरी बढ़ गई, तो इसका मतलब उत्पादक जो होता है उसकी लागतें क्या होगी? लागतें अधिक आएगी, और अधिक लागतें आएगी तो उसका लाभ क्या होगा? कम हो। लाभ कम होने से उत्पादन पूर्ति भी कम। सिंपल भाषा में हम क्या कहें कि अगर उत्पादन के साधनों की कीमतें ऊंची होगी, अधिक होगी, तो पूर्ति क्या होगी? कम होगी। और उत्पादन के साधनों की पूर्ति, अगर साधनों की कीमतें कम होगी तो पूर्ति अधिक, जो कि लागत कम आएगी, लागत कम आएगी, अधिक पूर्ति करेगी। तो इसका मतलब वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व क्या है? उत्पादन के साधनों की। उत्पादन में कितने साधन होते हैं? साधन है 5। कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और इन 5 के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। तो उत्पादन के साधनों की लागतें जितनी अधिक होगी, पूर्ति उतनी ही, क्योंकि उत्पादन की लागत अधिक है, वस्तु बनाने में लागत अधिक है, और उत्पादन के साधनों की कीमतें जितनी कम होगी, ये उत्पादन के 5 साधनों की कीमतें हैं उसकी, ये पारिश्रमिक उनका कीमत है। ठीक है। तो ये उत्पादन के साधनों की कीमतें जितनी नीची होगी उतना ही पूर्ति अधिक होगी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व है उत्पादन के साधनों की कीमत। अर्थात
उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साथ और प्रबंधन। इनकी कीमतें जितनी अधिक होगी, ठीक है, एक फर्म उतनी ही कम पूर्ति करेगी। इसके विपरीत इन साधनों की कीमतें जितनी कम आएगी, फर्म की उत्पादन लागत उतनी कम आएगी, इसलिए वो अधिक पूर्ति करेगी। ठीक है, इसलिए उत्पादन के साधनों की कीमतें जितनी अधिक होगी, फर्म की पूर्ति उतनी ही कम होगी, और उत्पादन के साधनों की कीमतें जितनी कम होगी, फर्म की लागत कम आएगी, इसलिए वो अधिक पूर्ति करेगी। तो पूर्ति को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व है उत्पादन के साधनों की कीमत। तो आज हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? आज हमने पूर्ति का अर्थ पढ़ा। पूर्ति कहते किसको हैं? दूसरी बात, वस्तु की स्टॉक और पूर्ति में क्या अंतर है? स्टॉक पूर्ति नहीं होती है, स्टॉक और पूर्ति में अंतर होता है। और तीसरा हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो था पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। अभी 2 तत्व पढ़े हैं, और भी 3-4 तत्व हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पिछले चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप एक बार उसको वापस जो है इसमें जवाब दे देना होगा। ठीक है, धन्यवाद।